जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। श्री वशिष्ठ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में 16 सितंबर को पूरे विश्व में ओजोन दिवस के तौर पर मनाया गया है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इसी के संदर्भ में कि ओजोन क्या है। चलिए देखें इस दिवस के बारे में। टॉपिक है ओजोन दिवस और हम लोग चर्चा करने वाले हैं ओजोन क्या है, इसके महत्व के बारे में, इसके क्षरण के कारण और इसके बचाव के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और टॉपिक यहाँ ज्वाइन कर लेंगे कि इस ओजोन परत का जो छिद्र है वो क्या चीज है ना। तो क्षरण के साथ हम इसको एक साथ देखेंगे कि ओजोन परत का छिद्र क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओजोन की कि ओजोन है क्या। दोस्तों, जब बात करते हैं ओजोन के बारे में तो याद रखना है ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु को जब आप मिलाते हैं तो ओजोन का निर्माण होता है। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ओथ। ओजोन जो है वो एक विषैली, तीव्र गंध वाली और हल्के नीले रंग की गैस है जो वायुमंडल में मुख्य रूप से 2 रूपों में मिलती है। एक रूप जो है इसका समताप मंडल में देखने को मिलता है और दूसरा रूप जो इसका वो क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। आप इसको अच्छे और बुरे ओजोन के तौर पर भी देख सकते हैं। ये जो इसका समताप मंडल में जो रूप मिलता है वो 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता जो सर्वाधिक है इस रूप में दिखता है, जिसको आप ओजोन परत के रूप में जानते हैं। और इसको आप एक अच्छे ओजोन के तौर पर बता सकते हैं कि ये एक अच्छा ओजोन है। अच्छा ओजोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये एक सुरक्षा कवच के तौर पे काम करता है। आपकी पृथ्वी को, ह्यूमन जो लोग हैं उनको, जंतुओं को, वनस्पतियों को सूर्य से आने वाली जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक सकारात्मक रोल प्ले करता है, अच्छा ओजोन के तौर पे काम करता है। अगर देखा जाए तो जितना भी ओजोन इस सृष्टि में है उसका लगभग 99% हिस्सा जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। इतने ज्यादा ओजोन जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा और ये हिस्सा ऐसा है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को बड़ी मात्रा में अवशोषित कर लेता है। यह एक पतली परत है, याद रखिएगा, पतली परत है। ये पारदर्शी परत है, ये भी आप याद रखिएगा। कितने किलोमीटर ऊंचे पे? 30 से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में जो ओजोन है इसको हम बुरे ओजोन के तौर पर जानते हैं। ये बुरे ओजोन का एक प्रकार है। आप बोल सकते हैं कि आपके लिए नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। ये जो ओजोन है ये वायुमंडल की निचली परत में मिलता है और ये मानव द्वारा निर्मित होता है। मानव निर्मित होता है और इसका हमारे शरीर पर, ह्यूमंस के जो फेफड़े उन पर, तंतुओं पर, पेड़ पौधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो निसंदेह हमारा जीवन संकट में पड़ता चला जाता है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि 2 प्रकार के ओजोन हमने बात कर लिया, एक अच्छा ओजोन और एक बुरा ओजोन। इसके महत्व के बारे में अगर बात करता हूँ दोस्तों तो बहुत महत्वपूर्ण है ओजोन परत। ओजोन परत जो है वो, जैसा कि मैंने अभी बताया, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें इस परत के प्रभाव से रुक जाती है। मतलब ये कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती तक नहीं आने देता और अगर ये पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाती तो मनुष्यों का जीवन, जंतुओं का जीवन और वनस्पति जगत सब खत्म हो जाता है। ये सबके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। यदि मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में श्वास संबंधी रोग, फेफड़े के जो रोग होते वो हो जाते। पराबैंगनी किरणों के कारण आपको त्वचा कैंसर संबंधी बीमारी हो जाती, अल्सर जैसी बीमारी हो जाती। ये सारी बीमारियां आपके अंदर हो सकती थी। मानव का शरीर की जो त्वचा है वो झुलस जाती पूरी तरीके से। यही प्रभाव जो है वो जंतुओं में भी देखने को मिलता है। जलीय वनस्पति जो होती है, जलीय पौधे जो होते हैं, उनमें उत्पादकता की दर कम हो जाती है।
इसी के प्रभाव में आके स्थलीय उत्पादकता जो है, खाद्य श्रृंखला, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जो वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे हैं, उनके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हम जो कृषि करते हैं उसमें जैसे मक्का की खेती है, गेहूं है, मटर है, चावल है, इन सब की खेती पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उत्पादकता में कमी आ जाती है। तो ये सभी ओजोन के न होने के या फिर पराबैंगनी किरणों के आने का प्रभाव होता। तो ये सभी चीजें नहीं हो रही है क्योंकि ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो ये इसका महत्व है कि ये हमारे जीवन को पॉसिबल बनाती है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो ये याद रखना कि ओजोन परत जो इसके क्षरण हो रहा है, मानव की जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके कारण, जो मानवीय गतिविधियां वो इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लें, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ऐसे कई सारे पदार्थ हैं जो हम वायुमंडल में छोड़ रहे हैं और वो पदार्थ जो है वो इस ओजोन के क्षरण का कारण बन रहे हैं। ये जो ओजोन की परत आपको यहाँ देखने को मिल रही है, पतली पारदर्शी परत, वो परत धीरे धीरे पतली होती जा रही है। 1960 में सबसे पहले 1960 में वैज्ञानिकों ने इस बात को देखा था कि ओजोन परत जो है उसका क्षरण हो रहा है और उन्होंने अनुमान लगाया अपनी स्टडी के आधार पर कि हर साल 0.5% की दर से ओजोन परत घट रही है। ये वो ओजोन है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का लगभग 99 हिस्सा सोख लेती है और आपको जीवन जो है उसको सफल बनाती है, आपके जीवन को पॉसिबल बनाती है। वो ओजोन जो है वो हर साल मानवीय गतिविधियों और विभिन्न कारणों के चलते 5%, 0.5% की दर से घट रही है, पतली होती जा रही है। सबसे पहले 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर, कहां? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र देखा गया था। इसके अलावा इस अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसकी ओजोन परत में 20% से लेकर 30% तक की कमी देखी जा रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और न्यूजीलैंड का जो इलाका है वहां भी ओजोन परत में हमको छिद्र या इस प्रकार की चीज देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक समस्या वाली बात है, चिंता वाली बात है कि ओजोन परत जो उसका जो है वो क्षरण हो रहा है और ये दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसकी दर जो है वो वार्षिक 0.5% है। तो अगर ओजोन परत में छिद्र हो रहा है और ओजोन परत पतली हो रही है तो समझ लीजिए कि हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ना है। हर एक चीज प्रभावित होगी, भले ही वो जंतुओं से संबंधित हो, वनस्पतियों से संबंधित हो या मनुष्य से संबंधित हो। जीवन भले ही वो महासागर का हो या स्थल का हो, सभी प्रकार का जीवन जो है वो प्रभावित होगा। किसकी वजह से? ओजोन परत में अगर छिद्र हो जाता है तो। अगर इसके लिए प्रयास की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा 1985 में सबसे पहले इसको लेकर एक विश्व स्तरीय सम्मेलन किया गया था। यह सम्मेलन था वियना सम्मेलन, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी में किया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है वहां पर यह सम्मेलन सबसे पहले किया था और वैश्व स्तर का यह सम्मेलन था जिसमें सभी देशों ने एकमत होकर इसको लेकर बातचीत की थी और प्रयास स्टार्ट कर दिए थे। प्रयास तो कहीं ना कहीं 1981 से ही स्टार्ट हो गए थे, लेकिन पहला सम्मेलन कब हुआ? 1985 वियना, ये मार्च में हुआ था, मार्च 1985 में, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ओजोन परत के संरक्षण के सापेक्ष में तो सबसे सफल प्रयास जो रहा है दोस्तों वो रहा है 1987 का प्रयास। 1987 में 16 सितंबर को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, कहां? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक सम्मेलन हुआ था, विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था और इसमें एक अंतरराष्ट्रीय संधि की गई ओजोन परत के संबंध में। इस पूरे सम्मेलन में, संधि को हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं क्योंकि कनाडा के मॉन्ट्रियल में यह बातचीत हुई थी और इस संधि पर लगभग 197 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 197 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इस अंतरराष्ट्रीय संधि को एक्सेप्ट किया था, जिसमें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों में कमी को करने के लिए, CFC जैसी गैसों के उत्पादन को कम करने के लिए
कहीं ना कहीं प्रावधान किए गए थे। कहा गया था कि ऐसे गैसें, ऐसे पदार्थ जिसके कारण ओजोन परत का क्षरण होता है, ओजोन परत को नुकसान होता है, उसको चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा, उसके उत्पादन को रोका जाएगा। और इसमें यह भी बात की गई थी कि 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण कर लिया जाएगा, ताकि ओजोन परत को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन सभी चीजों के कारण कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अभी तक का ये सबसे सफल प्रोटोकॉल रहा है ओजोन परत के संरक्षण को लेकर। और चूंकि इतना इंपॉर्टेंट था, इतने सारे देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, इसको लेकर ओजोन परत को जागरूकता फैलाने के लिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी। तब से ही ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल, टीवी आदि के माध्यम से, समाचार पत्रों, सम्मेलनों, है ना, कैंपेन करके, ये सब के माध्यम से ओजोन परत को लेकर, उसको हो रहे नुकसान को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है, उसके महत्व को बताया जाता है, ताकि हर एक व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो। सभी राष्ट्र एकमत होकर कहीं ना कहीं एक आवाज, एक सुर में बात करते हैं कि हम धीरे धीरे करके ओजोन परत को संरक्षण के लिए कदम उठाएंगे। तो इस प्रकार के कदम जो है वो देखने को मिला था, इसलिए हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। और इस लेक्चर के माध्यम से हमने ओजोन के बारे में कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना है। दोस्तों, ये सारी चीजें हुई, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करना चाहिए, जब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने की बात हो रही थी, तब एक बहस हुई विकसित और विकासशील देशों के मध्य। विकसित देशों का मानना था कि विकासशील देश इसके लिए जिम्मेदार है, और विकासशील देशों में ब्राजील और भारत जैसे देशों ने, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने बड़े ही पावर के साथ इसका विरोध किया और कहा कि भाई, आप जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपने यहाँ पर औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया और आपने बहुत बड़े लेवल पर प्रदूषण कर दिया है। अगर आज हम इस प्रक्रिया के तहत बाध्यता के साथ इसको लागू करते हैं, तो हमारे यहाँ पर विकास की प्रक्रिया जो है वो उसमें बाधा पहुंचेगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब विकसित देशों ने इसको दबाव दिया, तो विकसित देशों के ऊपर इसका असर हुआ और विकसित देशों पर एक प्रकार का एक बाध्यकारिता आई कि उन्हें अनिवार्यतः इस प्रकार के पदार्थों में उत्पादन में कमी करनी होगी, और विकसित देश भी चरणबद्ध तरीके से इस पर काम करेंगे। भारत ने भी इसको लेकर एक बोल सकते हैं कि काम किया, कदम उठाए हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज आई है कि जो भी इस सम्मेलन में, इस प्रोटोकॉल में बातें की गई थी, वो बाध्यकारी नहीं है, विकासशील देशों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बाध्यकारी प्रतिबंध है ना, याद रखिएगा, बाध्यकारी प्रतिबंध नहीं है। इसके जो उपाय है वो बाध्यकारी नहीं है, याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है बाध्यकारी है कि नहीं, तो बाध्यकारिता से अलग है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे देशों ने इसको लेकर नियंत्रण किया है। और आज हम देखें तो एक चीज सामने आ रही है कि ओजोन परत को लेकर नई बात सामने आई कि अगर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों में अगर हम कमी कर दें, तो ओजोन परत जो है अपने आप रिकवर होती है, इसके छिद्र जो है वो अपने आप भरते दिखाई दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन में कमी कर देते हैं, तो ये परत अपने आप रिकवर हो जाती है और अपने आप बन सकती है। तो जरूरत इसी बात की है कि इस प्रकार के पदार्थ, खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जैसी गैसों के उत्पादन को कम किया जाए, जो AC, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीजों में यूज की जाती है। इस गैस के उत्पादन को कमी को लेकर एक बहस चल रही है, ठीक है। तो इन सभी कदमों के साथ आज के इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट बातों को समझा। अगले एक शॉर्ट वीडियो में फिर आपके साथ रहूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।